नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह अवस्थी ऑनलाइन क्लासेस हिंडौन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम में अगला टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगला टॉपिक है आपका संधि। नेक्स्ट टॉपिक रखा है हमने आपके लिए संधि। देखिए, यूं तो संधि सबसे सरल टॉपिक है और सबसे जटिल टॉपिक है। जब भी बात संधि की आती है और जब ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं तो स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है कि सर, जब तक हम संधि क्लास में बैठ के पढ़ते हैं खूब समझ में आता है, सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही संधि टॉपिक पूरा हुआ और 10-15 दिन निकले वो टॉपिक दिमाग में से डिलीट हो जाता है। उसके डिलीट होने का कारण है एक, हम लोग करते क्या है, हम संधि को रटने की चेष्टा रखते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमें संधि को रटना नहीं है, हमें संधि को समझना है। और दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यदि आप अपनी इस ऑनलाइन क्लास को ध्यान से सुनते हो, समझते हो, तो हो सकता है कि अब तक जो आपके साथ समस्या बनी हुई थी वो समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, उस समस्या का पूरी तरह निराकरण होने वाला है। तो अगला टॉपिक हमने वर्ण विचार के बाद में जो रखा है वो है आपका संधि टॉपिक। देखिएगा, संधि के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। संधि में हम सबसे पहले जानेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि कहते किसे हैं, संधि के अंतर्गत किन किन बातों का होना पाया जाता है, संधि की कसौटी क्या होती है, संधि के भेद क्या होते हैं, संधि के रूप कितने होते हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद हम संधि में आगे प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं संधि का अर्थ। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग करना या मेल करना या जोड़ करना होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ योग, जोड़ या मेल करना होता है। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है योग करना, मेल करना, जोड़ करना होता है। बात आती है कि संधि कहते कैसे है, तो आप जानते हो कि मेल के लिए, योग के लिए, जोड़ के लिए दो का होना अति आवश्यक है। आपने सुना होगा, अकेला हंसता भला न रोता भला, सुख दुख में साथी होना आवश्यक है। मान लीजिए दोस्तों, आप इस कोरोना काल में, लॉकडाउन अवधि में, और अपने घर से किसी आवश्यक काम के लिए बाहर निकले और आपको 1 करोड़ रुपयों से भरा हुआ बैग मिल जाता है। बैग उठा के आप घर पहुंचोगे, लेकिन दुर्भाग्य आपका संगी साथी सगा परिचित मित्र सखा कोई नहीं है। आपकी स्थिति क्या होगी मालूम है? जो एंथनी में और मालामाल वीकली में एंथनी की हुई थी। इसका मतलब सुख हो या दुख हो, ये लोकोक्ति है दोस्तों, याद रखना कि अकेला हंसता भला न रोता भला, सुख दुख में साथी होना आवश्यक है, इसका अर्थ होता है। तो वैसे ही मेल के लिए दो का होना आवश्यक है, योग या जोड़ के लिए दो का होना आवश्यक है। अब दोस्तों, यहां हम किसी व्यक्ति या वस्तु का मेल तो कराएंगे नहीं, ना हम अंकों को जोड़ेंगे या हम जोड़ेंगे वर्णों को। तो याद रहे, यहां हमें दो वर्णों को जोड़ना है। अब बात आती है कि संधि की एक मुख्य शर्त है दोस्तों, और वो मुख्य शर्त क्या है? संधि की मुख्य शर्त होती है विकार। ये मुख्य शर्त है संधि की। विकार का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों परिवर्तन या बदलाव। आपने हो सकता है कि परिभाषा को ऐसे पढ़ा हो कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, ऐसे पढ़ा हो, लेकिन दोस्तों ये संधि की परिभाषा नहीं होती है। देखिए, संधि की परिभाषा को जानने के लिए मैं दो सूत्र यहां लेने वाला हूं।
हिंदी आचार्यों ने हमें दो सूत्र दिए संधि की परिभाषा के लिए, और पहला सूत्र था वर्ण संधानम संधि। ये आपका पहला सूत्र था, वर्ण संधानम संधि। और दूसरा सूत्र था दोस्तों परः सन्निकर्ष संयता। परः सन्निकर्ष संयता, ये दो सूत्र हमें दोस्तों हिंदी आचार्यों ने प्रदान किए, और इनके द्वारा ही हम अपनी संधि की परिभाषा निकालते हैं। देखिए, वर्ण संधानम संधि और परः सन्निकर्ष संयता। संधि टॉपिक से पहले हमने जो टॉपिक लिया वो था वर्ण विचार। तो वर्ण आप जानते ही हैं, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। दोस्तों संधान, संधान का अर्थ होता है खोजना, और बात आती है संधि, तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। और दोस्तों जोड़ने के लिए दो वर्णों का होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कि संधि कहते किसे हैं। मैं जैसे यहां पर एक उदाहरण लेता हूं। मैंने लिखा वणिक प्लस धर्म। इसमें पहला पद है दोस्तों वणिक, दूसरा है धर्म। वणिक पहले पद के अंत में आ रहा है क, और दूसरे पद के आरंभ में आया है ध। यहां पर जो मेल हम कराएंगे वो मेल होगा क और धा के मध्य। अब इनको हम मन मुताबिक नहीं जोड़ सकते। देखिए दोस्तों, संधि के अंतर्गत जब आप व्यंजन संधि को पढ़ेंगे तो वहां आपको एक नियम पढ़ना होगा। वो नियम कौन सा है, नियम देख लीजिएगा पहले, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। नियम कहता है कि यदि पहले पद के अंत में क, च, ट, त, प, पहले पद के अंत में क, च, ट, त, प में से कोई एक वर्ण हो, क, च, ट, त, प में से कोई एक वर्ण हो, और दूसरे पद के आरंभ में, दूसरे पद के आरंभ में किसी भी वर्ग का, अब वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। यदि तीसरा चौथा वर्ण ना हो तो फिर अंतस्थ य, र, ल, व में से कोई एक वर्ण हो, और ये भी ना हो तो फिर कोई स्वर वर्ण आए, कोई स्वर वर्ण हो। तो मेल कराने पर पहले पद के अंत वाले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। अब देखिएगा यहां का को बदल दिया गा में। जब क, च, ट, त, प में से कोई एक वर्ण आए और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या, र, ल, व इनमें से वर्ण हो, तो मेल कराने पर का अपने वर्ग के तीसरे गा में, चा के स्थान पे जा, टा के स्थान पे ड, ता के स्थान पे दा, और पा के स्थान पे बा हो जाता है। अब इस जगह बात करते हैं, ये नियम था, याद रहे कि यदि पहले पद के अंत में क, च, ट, त, प में से कोई एक वर्ण हो, दूसरे पद के आरंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, या फिर अंतस्थ य, र, ल, व या कोई स्वर वर्ण हो, तो मेल कराने पर पहले पद के अंत वाले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। अच्छा, तो अब यहां पहले पद के अंत में आया है क, दूसरे पद के आरंभ में आया है ध, तो मेल कराने पर क के स्थान पे हो गया ग।
दोस्तों ये ग हुआ विकार। मिला के लिखा जाए तो शब्द बनेगा वणिग धर्म। वणिग धर्म। अब यहां पहला सूत्र हमारा पूरा होता है, वर्ण संधानम संधि। देखिए वर्ण संधान का मतलब जोड़ना, यानी दो वर्णों को जोड़ करके, संधान का मतलब खोजना। क्या नया वर्ण, हमने यहां पर क और धा को जोड़ा और नए वर्ण के रूप में हमने गा को प्राप्त किया। तो मैं कह सकता हूं कि दो वर्णों को जोड़कर एक नया वर्ण खोजना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसके बाद में अगला है परह सन्निकर्ष संहिता। देखिए परह, परह का अर्थ होता है निर्दिष्ट, सन्निकर्ष का मतलब होता है अत्यधिक निकट, संहिता मतलब नियम, यानी दो निर्दिष्ट वर्णों के अत्यधिक निकट आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे आपके लिए मैं शब्द लेता हूं सम्राट प्लस आदेश। अब सम्राट प्लस आदेश, इसके अंतर्गत पहला पद हो गया सम्राट और दूसरा हो गया आदेश। देखिए पहला पद सम्राट में क्या रहा है टा, और टा के बाद आ रहा है आ। हमने जो यहां मेल कराया वो मेल हुआ टा और आ के मध्य में। अब कचटतापा में से कोई एक वर्ण, तो यहां आया है ट, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा नहीं है, यार अलावा नहीं है कोई स्वर, तो यहां स्वर वर्ण प्रयुक्त है। तो ये नियम इस जगह लागू हो रहा है। तो लागू होने पर पहले पद के अंत वाले वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो टा के स्थान पे हो गया डा। अब ये डा बन गया विकार। संधि की मुख्य शर्त है विकार, यानी जब हम दो वर्णों को जोड़ें तो उनके मेल से विकार उत्पन्न होना चाहिए। तो यहां पर दोनों जगह जब मैंने का के साथ धा को जोड़ा तब भी विकार उत्पन्न हो रहा था, जब मैंने व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ा तो दोनों निर्दिष्ट हो गए। भाई व्यंजन अलग स्वर अलग, दोनों के परिभाषाएं लक्षण अलग अलग हैं। स्वर स्वतंत्र रूप में उच्चरित होते हैं, व्यंजन आश्रित रूप में उच्चरित होते हैं, तो दोनों वर्ण निर्दिष्ट वर्ण हुए और निर्दिष्ट वर्णों को जोड़ने पर हमें विकार की प्राप्ति हो रही है। तो कुल मिला के ये दोनों सूत्र इस बात को कहते हैं कि दो वर्णों का मेल कराने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो वर्णों का मेल कराने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब जैसे मैंने यहां वर्णिक प्लस धर्म को जोड़ा, वर्णिक धर्म में कहूं दिक प्लस गज बराबर दिग्गज, मैंने कहा सम्राट प्लस आदेश सम्राट आदेश, मैं कह देता हूं कि सट प्लस हलानी सड ढलानी, सम्राट प्लस आज्ञा सम्राट आज्ञा, या सट प्लस ऋतु सड ऋतु, मैं कहता हूं कविता प्लस अवली कवितावली, गीता प्लस अवली गीतावली, दोहा प्लस अवली दोहावली, या ये कहा जाए कि श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि, या ये कहा जाए कि पुष्प प्लस अंजलि पुष्पांजलि, ये कह दिया जाए प्रेरणा प्लस आस्पद प्रेरणा स्पद, घृणा प्लस स्पद घृणा स्पद, या सिंह प्लस आसन सिंहासन, या सिंह प्लस अवलोकन सिंहावलोकन, मुक्ता प्लस अवली मुक्तावली, दीप प्लस अवली दीपावली, श्रद्धा प्लस अवनत श्रद्धावनत, ऊह प्लस अपोह ऊहापो, ऐसे असंख्य शब्द है। याद रखना दोस्तों कि संधि प्रक्रिया, समास प्रक्रिया, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो चारों हैं ये चारों शब्द निर्माण की परिकल्पनाएं हैं। यहां मैं वर्णों को जोड़ करके नए शब्द निर्मित करूंगा। जब हम समास टॉपिक को पढ़ेंगे तो दो या दो से अधिक शब्दों को समीप लाकर उन्हें संक्षिप्त कर नए शब्द बनाएंगे। शब्दों के आगे शब्दांश जोड़ने से नए शब्द बनाएंगे, शब्दों के बाद में शब्दांश जोड़ करके हम नए शब्द बनाएंगे। तो शब्द निर्माण की परिकल्पनाओं में
पहली परिकल्पना आपकी शुरू होती है संधि, और परिभाषा की बात हम कर चुके हैं कि दो वर्णों का मेल कराने से, आप जानते हो साहब मेल से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अभी आप मार्केट गए, आपका फ्रेंड मिल गया, तो गर्मी के मौसम में आप ठंडे की अवश्य पूछोगे, हो सकता है मैंगो शेक, पपीता शेक, बादाम शेक, और कुछ नहीं तो आप जानते ही हैं माउंटेन ड्यू चलेगा। तो खर्चा तो होगा, तो परिवर्तन तो आएगा। आपने पूछा फ्रेंड से, उसके लिए कुछ खिलाया पिलाया, तो दो जगह बढ़ा ही करेगा, यार आज बहुत दिन बाद मित्र मिला था, जबरदस्ती उसने ये पिला वो खिला, और नहीं खिलाया तो भी कहेगा कंजूस हो गया, कुछ नहीं खिलाया। तो परिवर्तन तो आना है साहब। तो जब दो व्यक्तियों के मिलने से परिवर्तन आ सकता है, तो दो वर्णों के मिलने से भी परिवर्तन आता है दोस्तों। तो दो वर्णों का मेल कराने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। देखिए अब हम संधि के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि संधि में चार बातों का होना पाया जाता है। याद रखना, आज जो आप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जानने वाले हो सकता है कि अब से पहले आपने वो सुना ही ना हो, आपको पता ही नहीं हो कि वो चार बातें कौन सी हैं जो संधि के अंतर्गत पाई जाती है। अभी मैं आपसे पूछ लेता हूं संधि के रूप कितने होते हैं, आप लोगों का जवाब होगा तीन होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। गलत होता है साहब, ये बिल्कुल गलत होता है। संधि के रूप दो होते हैं, समय आने पर आपको बताऊंगा कि रूप कौन कौन से हैं। तो आइए ऐसी कुछ बातों पर हम चर्चा करते हैं और लेते हैं कुछ विशेष बातों को, और विशेष बातों में हम लेते हैं साहब नेक्स्ट आपका कि संधि के अंतर्गत चार बातों का होना पाया जाता है। टॉपिक चल रहा है अपना संधि संधि के अंतर्गत चार बातों का होना पाया जाता है, जिनमें से तीन बातें प्रभावी होती हैं, एक को हम मान्य नहीं करते हैं। अब वो चार बातें हैं कौन कौन सी? नंबर एक, याद रहे संधि के अंतर्गत चार बातों का होना पाया जाता है। देखो चार बातें कौन कौन सी होती हैं? संधि के अंतर्गत चार बातों का होना पाया जाता है, और उन चार बातों में नंबर एक, संधि नियम या विकार नियम। नंबर दो, आगम नियम। नंबर दो, आगम नियम। नंबर तीन, लोप का नियम। और नंबर चार, प्रकृति भाव। संधि के अंतर्गत चार बातों का होना पाया जाता है। कौन कौन सी चार बातें? नंबर एक, संधि नियम या विकार नियम। नंबर दो, आगम नियम। नंबर तीन, लोप का नियम। और नंबर चार, प्रकृति भाव। याद रहे दोस्तों कि संधि के अंतर्गत
संधि नियम, आगम नियम, लोप का नियम, इनको मान्य किया जाता है, लेकिन प्रकृति भाव को मान्य नहीं करते हैं। तो जानते हैं कि संधि नियम किसे कहेंगे, आगम नियम किसको कहते हैं, लोप का नियम किसे कहा जाता है, और प्रकृति भाव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संधि नियम पे कि संधि नियम किसे कहते हैं। देखिए, संधि के अंतर्गत बात करें तो संधि की मुख्य शर्त है विकार। विकार मतलब परिवर्तन। संधि कहते किसे हैं, दो वर्णों का मेल कराने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि नियम का निर्वाह वहां होता है जहां दो वर्णों का मेल कराते समय या तो पहले पद का अंतिम वर्ण या दूसरे पद का आरंभिक वर्ण या दोनों ही वर्ण बदल जाते हैं, उसे संधि नियम कहा जाता है। जैसे आपके लिए शब्द दे दिया जाए, मैं ये कहता हूं कि उत प्लस चारण। देखिए, उत प्लस चारण आप सब जानते होंगे, भले ही आपको संधि का नियम नहीं आता है, आपको नहीं पता कैसे बनेगा, कौन सा नियम लगेगा, नहीं पता है, फिर भी आप लोग बखूबी जानते हैं उच्चारण बनेगा। आपके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो याद रखना, तू चलने दे डट जा। अब याद रखना, ता के बाद चा तो ता का चा, तू चलने दे डट जा, ये शॉर्ट ट्रिक है। तू चलने दे डट जा, याद रखना कि ता के बाद चा, ता के बाद चा तो ता का चा, और ता के बाद ला तो ता का ला, और ता के बाद ना तो ता का ना, और ता के बाद दा तो ता का दा, और ता के बाद डा तो ता का डा, और ता के बाद टा तो ता का टा। तो यहां ता के बाद आ रहा है चा, ता के बाद आया चा तो ता का चा, और ता के बाद आ जाए ला तो ता का ला, और ता के बाद ना तो ता का ना, और ता के बाद दा तो ता का दा, और ता के बाद डा तो ता का डा, और ता के बाद टा तो ता का टा, तो ता के बाद चा तो ता का चा। तो शब्द बना उच्चारण। अब देखिए, यहां ये जो ता वर्ण है वो बदल गया है चा में, परिवर्तन आ गया। अच्छा, यहां पहला पद क्या है, उत, दूसरा क्या है, चारण। तो पहले पद का अंतिम वर्ण परिवर्तित हुआ है किसमें, चा में। अभी मैं ये कह देता हूं कि उत प्लस हार, तो शब्द बन जाता है उद्धार। यहां एक नियम होता है जो आप आगे जब संधि के भेदों को पढ़ेंगे और संधि के भेदों में व्यंजन संधि को पढ़ेंगे तो एक नियम आपको पढ़ने को मिलेगा कि यदि ता के बाद हा हो, या मैं कहूं कि ता टा का टा ता के बाद हा हो, तो मेल कराने पर का गा तो हा का घा, और ता का दा तो हा का धा, और टा का डा तो हा का धा। कुल मिलाके कि यदि पहले पद के अंत में का टा ता में से कोई एक वर्ण हो और दूसरे पद के आरंभ में हा वर्ण आए, तो मेल कराने पर पहले पद का अंत वाला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में और हा उसी के चौथे वर्ण में बदल जाता है। तो यहां ता बदल गया दा में और हा बदल गया धा में। तो पहले पद का अंतिम वर्ण भी बदल रहा है और दूसरे पद का आरंभिक भी वर्ण बदल रहा है। तो दोस्तों बात क्लियर हो जाती है संधि नियम की
कि दो वर्णों का मेल कराते समय जहां वर्ण के स्थान पर परिवर्तन हो, चाहे पहले पद का अंतिम वर्ण बदले या दूसरे पद का आरंभिक वर्ण बदले या दोनों ही वर्ण जहां बदल जाते हों, उसे कहा जाता है संधि नियम या विकार नियम। याद रखना, जब वर्ण के स्थान पर परिवर्तन आए, दोनों पदों में से चाहे पहले पद का दूसरे पद का वर्ण परिवर्तित होता है, तो उसे संधि नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं सब आगम नियम। देखो, आगम का मतलब आगमन होता है, आगम का मतलब आगमन होता है। अब इसकी आवश्यकता कब होती है? जब जैसे यहां ये पहले पद का अंतिम वर्ण नहीं बदल रहा होता, ना दूसरे पद का आरंभिक नहीं बदल रहा होता, तो फिर हम जो के त्यों लिखते तो संधि नहीं होती। भाई संधि के लिए परिवर्तन का होना आवश्यक है, संधि के लिए परिवर्तन का होना आवश्यक है। अब परिवर्तन में यहां आगम नियम, यहां वर्ण के स्थान पर परिवर्तन नहीं आता। अभी मैं एक ऐसा सरल सा उदाहरण लिख रहा हूं जिसे लिखते ही आपकी समझ में आ जाएगा। अब वो उदाहरण क्या है? जैसे मैंने लिखा यहां परि प्लस छेद, पहला पद हुआ परि और दूसरा हुआ छेद। मैं आपसे ना पूछूं तो आपके दिमाग में मित्रों ये आ गया होगा कि इसको मिला के लिखने पे क्या बनेगा। जैसे हम इसको मिला के लिखेंगे तो शब्द बनता है परिच्छेद। अब मिला के लिखते समय हमें इसमें कुछ अंतर अवश्य दिखाई दे रहा होगा। वो अंतर क्या है? वो अंतर यहां आया च का। तो दोस्तों, ये चा किसके स्थान पे आया? परि ज्यों के त्यों है, छेद वो भी ज्यों के त्यों है, लेकिन फिर भी एक यहां वर्ण और उपस्थित हुआ है। वो वर्ण किसके स्थान पे आया है? वो किसी वर्ण के स्थान पर नहीं आया दोस्तों। तो है क्या? वो है आगम। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि दो वर्णों का मेल कराते समय जहां ना तो दो वर्णों का मेल कराते समय जहां ना तो पहले पद का अंतिम वर्ण परिवर्तित होता है और ना ही दूसरे पद का आरंभिक वर्ण परिवर्तित होता है, तो दोनों के मध्य में एक नवीन वर्ण का आगम स्वीकार कर लिया जाता है। देखिए, यहां जो च आया है दोनों के मध्य में आया है दोस्तों। आगम की बात मैं कह रहा था, आगम का मतलब आगमन होता है। यहां संधि नियम में क्या था? वर्ण के स्थान पर परिवर्तन आया था, ता चा में बदला। ऐसे यहां पर चा किसी के स्थान पे नहीं आया, बल्कि दोनों के मध्य सार्थकता के लिए, वर्तनी के लिए इसे हमने स्वीकार किया। अब बात करते हैं हम लोप का नियम। देखिए, आगम नियम के बाद में जो बात आती है, लोप के नियम की बात आती है। और लोप का नियम, लोप शब्द से ही मालूम होता है। लोप का मतलब क्या होता है साहब? गायब होना या छुपना हो जाता है। तो देखिए, लोप का नियम कहते कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैं ये कहता हूं पक्षिन धनराज। तो अब जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो यहां पर ये शब्द बनता है पक्षीराज। यहां इस ना का क्या हो जाता है? लो। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट उदाहरण में मैं ये कहता हूं कि यौवन धनराज। मैंने कहा यौवन धनराज, तो यहां क्या शब्द ये यौवनराज बनेगा? युवराज। तो शब्द बनता है, जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है युवराज। तो यहां पर लिखे हुए में और जो हमने जोड़ के लिखा है उसमें अंतर क्या है? अंतर है इस ना का लोप हो रहा है। अब लोप क्यों किया हमने? लोप क्यों किया हमने इसका लोप इसलिए किया हमने क्योंकि ना तो इन उदाहरणों में, दोनों उदाहरणों को देखा जाए, ना तो यहां वर्ण के स्थान पर परिवर्तन आया, ना नवीन वर्ण का आगमन हुआ,
तब हमें प्रयुक्त वर्ण का लोप स्वीकार करना पड़ा। तो संधि की शर्त है विकार यानी परिवर्तन घटित होना। तो दोस्तों जब वर्ण के स्थान पर परिवर्तन ना आ रहा हो, न दोनों के मध्य में नवीन वर्ण का आगमन हो रहा होता है, तो हम दो वर्णों का मेल कराते समय प्रथम पद के अंतिम स्वर रहित व्यंजन का लोप स्वीकार करते हैं। इसके बाद में आता है आपका प्रकृति भाव। देखिए प्रकृति भाव किसको कहेंगे? प्रकृति भाव के लिए जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, सु प्लस अवसर। आप कहेंगे सुअवसर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो शब्द सुअवसर ही बनेगा। यहां इसे मान्य क्यों नहीं किया जाता है? देखो दोस्तों, आपको यदि संधि का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आपको मालूम होगा स्वर संधि के अंतर्गत एक भेद होता है यण संधि। और यण संधि का जो सूत्र है एको यणची से, वो ये कहता है कि यदि पहले पद के अंत में ए ओ री, कौन कौन सी वर्ण? ए ओ री, ह्रस्व या दीर्घ में से कोई एक वर्ण आए और दूसरे पद के आरंभ में असमान स्वर हो, तो मेल कराने पर ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। तो यहां हम देखें वो स्थिति लागू हो रही है। पहला पद है सु, दूसरा है अवसर, सा के साथ मात्रा आ रही है ऊ की, ऊ के बाद असमान स्वर आया ह्रस्व आ। देखो दोस्तों, यदि हम इस जगह अपने यण संधि का नियम लगाएं तो ऊ बदल जाएगा वा में और आ जुड़ जाएगा वा के साथ, तो ये शब्द बनेगा स्ववसर। अब आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों शब्दों में से एक शब्द तो ये है और एक शब्द ये है, शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी के अकॉर्डिंग? वो शुद्ध शब्द आप मुझे बताइएगा। तो जब आप देखेंगे शुद्ध शब्द में तो ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध शब्द होता है। तो यहां प्रकृति भाव को हमने मान्य क्यों नहीं किया? देखिए प्रकृति भाव क्या कहता है कि दो वर्णों का मेल कराते समय जहां संधि का नियम तो लागू होता है लेकिन परिवर्तन मान्य नहीं किया जाता, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। और यही कारण है कि इसे संधि के अंतर्गत हम मान्य नहीं करते, क्योंकि संधि परिवर्तन को स्वीकार करती है और प्रकृति भाव में परिवर्तन आने पर शब्द अशुद्ध हो जाता है। तो ये चार बातें संधि के अंतर्गत घटित होती हैं, जिनमें से तीन को मान्य किया जाता है। जिन तीन को मान्य किया जाता है वो है संधि नियम, आगम नियम, लोप का नियम, और प्रकृति भाव को मान्य नहीं किया जाता। पुनः सुन लीजिएगा, संधि नियम दो वर्णों का मेल कराते समय जहां वर्ण के स्थान पर परिवर्तन उत्पन्न होता है, चाहे तो पहले पद का अंतिम वर्ण बदले, जैसे यहां त पहले पद का अंतिम वर्ण चा में बदला है, या दूसरे पद का आरंभिक बदले, या दोनों वर्ण बदल जाए। यहां दोनों वर्ण, पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का आरंभिक, दोनों के स्थान पर परिवर्तन आया है। तो दो वर्णों का मेल कराते समय जहां पहले पद का अंतिम या दूसरे पद का आरंभिक, कुल मिला के वर्ण के स्थान पर परिवर्तन घटित होता है, उसे हम संधि नियम कहते हैं। और दो वर्णों का मेल कराते समय जब ना तो पहले पद का अंतिम वर्ण बदलता है ना दूसरे पद का आरंभिक वर्ण बदलता है, तो दोनों के मध्य में एक नवीन वर्ण का आगम स्वीकार किया जाता है, जिसे आगम नियम कहते हैं। और इसके बाद में आता है लोप का नियम। दो वर्णों का मेल कराते समय जहां ना तो वर्ण के स्थान पर परिवर्तन आता है ना नवीन वर्ण का आगम होता है, तो प्रयुक्त स्वर रहित व्यंजन का लोप स्वीकार कर लिया जाता है। और इसके बाद में बात आई प्रकृति भाव की। तो दो वर्णों का मेल कराते समय जहां संधि का नियम तो लागू होता है, देखो यहां मैंने आपको बताया कि स्वर संधि के यण संधि का नियम इस जगह लागू हो रहा है, लेकिन परिवर्तन मान्य नहीं किया जाता, क्योंकि नियम लागू करने पर परिवर्तन घटित होगा और परिवर्तन से शब्द हो रहा है अशुद्ध। तो इसकी प्रकृति है कि उपसर्ग है, ये ज्यों के त्यों जोड़ दिया जाता है। तो ये थे संधि के अंतर्गत चार बातों का पाया जाना। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपके लिए, और नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात है आपकी
संधि की कसौटी। आइए बात करते हैं संधि की कसौटी पर कि संधि की कसौटी क्या होती है। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2। संधि की कसौटी से पहले भी मैं बात करना चाहूंगा वर्ण संयोग पर। वर्ण संयोग किसे कहते हैं, देखिएगा वर्ण संयोग किसे कहा जाता है। संयोग का मतलब होता है मिलना। तो दो वर्णों का मेल कराते समय, दो वर्णों का मेल कराते समय जहां वर्ण के स्थान पर परिवर्तन नहीं आता है उसे संधि नहीं बल्कि वर्ण संयोग कहा जाता है। जैसे आपके लिए शब्द दिया जाए पंख प्लस ज, शब्द बनता है पंकज। शब्द दे दिया जाए आपके लिए पर प्लस सर्ग, शब्द बनता है परसर्ग। शब्द दे दिया जाए आपके लिए युग प्लस बोध, युगबोध। शब्द दिया जाता है आपके लिए जल प्लस ज, जलज। अब देखिए यहां पर जो ये शब्द आए हैं, शब्दों में देखिएगा जैसे पंकज शब्द है आपका, युगबोध शब्द है, परसर्ग शब्द है, जलज शब्द है। इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं है। आप कहेंगे कि फिर प्रकृति भाव में और वर्ण संयोग में क्या अंतर है। लाइन को गहराई से सुने। प्रकृति भाव की परिभाषा में मैंने कहा कि दो वर्णों का मेल कराते समय जहां संधि का नियम तो लागू होता है लेकिन दोस्तों परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। और वर्ण संयोग की परिभाषा में मैंने कहा दोस्तों कि दो वर्णों का मेल कराने पर जहां कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, न संधि का कोई नियम लगता है, उसे संधि नहीं बल्कि वर्ण संयोग कहा जाता है। इसके बाद में हम संधि के अंतर्गत लेके आए हैं आपके लिए अगला संधि की कसौटी। तीसरा पॉइंट लिया हमने संधि की कसौटी। देखिए दोस्तों संधि की कसौटी दो बातों पर निर्भर करती है। वे दो बातें कौन सी हैं उनको हम जानते हैं। संधि की कसौटी में दो बातें कौन कौन सी होती हैं। तो नंबर 1 याद रहे संधि के अंतर्गत, संधि के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले, संधि के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले दोनों पद सार्थक होने चाहिए। फर्स्ट बात है ये, इसे ध्यान में रखना होगा कि संधि के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले दोनों पद सार्थक होने चाहिए। दूसरा क्या है, याद रहे बनने वाले शब्द में, यानी जब हम संधि कर रहे होंगे तो संधि करते समय हमें करना क्या होगा भाई, पहले पद और दूसरे पद को हम जोड़ेंगे।
तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों के जुड़ने से एक नया शब्द बनेगा, और वो नया शब्द कैसा होना चाहिए, तो बनने वाले शब्द में दोनों पदों का अर्थ निहित होना चाहिए। यानी जो शब्द बने उसमें दोनों पदों का अर्थ निहित होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, कार प्लस आगार, दोनों को जोड़ा जाए तो शब्द क्या बनेगा, कारागार। ऐसे ही कारा प्लस अगार, इससे भी क्या बनेगा, कारागार। कार प्लस अगार, कारागार। और कारा प्लस आगार बराबर कारागार। देखिए दोस्तों, यहां हम बात करते हैं कि इसमें चारों जगह एक ही शब्द आया है, कारागार। और इसे जानने के लिए सबसे मुख्य जो बात है अपनी, कि संधि के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले दोनों पद सार्थक होने चाहिए तथा बनने वाले शब्द में दोनों पदों का अर्थ निहित होना चाहिए। अब इनमें से सही आंसर क्या है, मान लीजिए आपके लिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया गया है और क्वेश्चन है निम्न में से सही है। ये चार ऑप्शन दे दिए आपको, ए बी सी डी, ये ऑप्शन आपके लिए दे दिए गए हैं। और अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सही है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा अर्थ। तो यहां कार का कोई अर्थ नहीं होता है। आगार का अर्थ स्थान या भवन होता है दोस्तों। तो बात आई प्रयुक्त होने वाले दोनों पर सार्थक होने चाहिए, इसमें एक ही सार्थक है। दूसरा देखते हैं, कारा का अर्थ अंधकार या यंत्रणा या पीड़ा होता है, लेकिन अगार का कोई अर्थ नहीं है। चलो, कारा का अर्थ होता है अंधकार या आपके यंत्रणा, लेकिन इधर अगार का अर्थ नहीं आ रहा है, तो यहां भी दोनों पद सार्थक नहीं हो रहे। इधर कार प्लस अगार, ये दोनों भी सार्थक नहीं है। अब देखिए चौथा, कारा प्लस आगार, कारा का अर्थ अंधकार या यंत्रणा या पीड़ा, और आगार का अर्थ होता है स्थान या भवन। अब कारागार शब्द में देखा जाए इन दोनों का अर्थ है कि नहीं, कारागार किसको कहा जाता है, अंधकार का भवन या यंत्रणा का स्थान, जिसे आप जेल के रूप में जानते हो। कारागार तो अंधकार का स्थान, यातना का स्थान, यंत्रणा का स्थान। तो इसका आंसर हुआ आपका डी। तो ये संधि की जो कसौटी है कि दोनों पद सार्थक होने चाहिए, तो दोनों पद यहां कारा और आगार दोनों का अर्थ आ रहा है, और बनने वाले शब्द में दोनों का अर्थ निहित है, तो संधि की कसौटी यहां पर लागू होती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे संधि के रूप पर, और संधि के रूप पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ अवस्थी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर। धन्यवाद।